मिरेकल को सुंदरता का साम्राज्य कहा जाता था। यहाँ तक कि सड़क पर चलना ही खूबसूरत महिलाओं से मिलने का तरीका था। हे भगवान, वे सभी सुंदर लड़कियां हैं। हाय। क्षमा करें, क्या तुम ठीक हो? परी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारा मुंह अच्छा है, लेकिन अगर आप जल्दी से नहीं उठे तो आप मिरेकल की 5 सबसे खूबसूरत राजकुमारियों को देखने का मौका चूक जाएंगे। जनता से लगाव बढ़ाने के लिए महीने में एक बार शाही राजकुमारियां कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद करने के लिए महल से निकल जाती थीं। उनके आने का लोगों ने हमेशा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ये देखने के लिए एक पोल भी बनाया कि कौन सी राजकुमारी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शीर्ष पर राजकुमारी गर्ग है, जिसका स्वभाव दोस्ताना और कोमल है। वो हमेशा सभी के लिए दयालु थी, बिना किसी वर्ग के भेद के। वोटों की संख्या में बहुत अंतर नहीं था। तीसरी राजकुमारी वर्गो है सौंदर्य की देवी। यदि केवल सुंदरता के मामले की बात हो तो किसी के लिए भी उसे पार करना कठिन होगा। या जो लोग नाजुकता कोमलता से प्यार करते हैं वे निश्चित रूप से मीन राशि को पसंद करेंगे। वो अपनी बहनों जितना दिखने में बहुत शर्माती है। वृश्चिक राशि के ठंडे व्यक्तित्व को पसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, खासकर पुरुष ही नहीं, ज्यादातर महिलाएं। आपको और सावधान रहना चाहिए। सो हैंडसम। सूची में सबसे नीचे दूसरी राजकुमारी लियो है। लियो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? लियो सुंदर, मजबूत और दयालु है। ये ये फट गया। ये बस इतना है कि वो कुछ ना कुछ खाती रहती हैं। अजीब है। पिताजी, लियो राजकुमारियों में सबसे अधिक प्रेरित है। वो अपना अधिकांश समय अध्ययन और शोध में बिताती हैं। मेरे प्रयासों को हमेशा पहचाना क्यों नहीं चाहता? मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। बेशक, बायां हाथ भी हाथ है, दाहिना हाथ भी हाथ है। राजा सभी को प्यार करते हैं। मेरे राजा, राजकुमारी लियो आ गई है। लियो, क्या वो हाल में ही गंभीरता से खा नहीं रही है? लेकिन स्थिति में पहले नहीं, अंतिम नहीं। परेशानी करने के लिए नहीं, कुछ भी मत करो। लियो को अक्सर भुला दिया जाता था। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। पड़ोसी देश के राजपुत्र मेष राशि के जातक विवाह के बंधन में बंधने के लिए आ रहे हैं। हमारे बीच की एक राजकुमारी से उनकी शादी की जाएगी। एक राजकुमारी से शादी करने का मतलब है अपनी विरासत को त्यागना और अपने देश वापस ना जा पाना। इसके लिए मेष राशि हालांकि एक राजकुमार है, लेकिन वो सिर्फ एक रखेल की संतान है। वे दूसरों का सम्मान नहीं करता, तो हर कोई देख सकता है कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। अरे तुम कर्क, तुम सबसे बड़ी बहन हो, कुछ तो बोलो। मैं आपकी हर बात सुन सकती हूँ पिताजी, लेकिन केवल मेरी शादी में मैं हमेशा जीवन का सच्चा प्यार चाहती हूँ, अपने जीवन का राजनीतिक प्यार नहीं। क्या आप हमेशा से शादी करके माँ नहीं बनना चाहती थी? अब अवसर आ गया है। पिताजी, लियो ने कहा, लियो को जाने दो, वो एक बड़ी लड़की है। वो हमेशा दुनिया घूमना चाहती थी। ये जगह अधिक लियो के लिए बनाई गई है। हर समय कपड़े पहनकर नाचने वाली लड़की यही सोचती है। बहनों के बीच असली लड़ाई छिड़ गई। फिर भी मजबूत वृश्चिक बीच में दबकर दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी। मुझसे दूर हो जाओ तुम छोटी लड़की। मूर्खतापूर्ण बातों के कारण हर समय लड़ना। क्या तुम नहीं देखते कि तुम कितनी बचकानी हो? तू छोटी है लेकिन कितनी बदतमीज है। बस दिन भर मर्दों की तरह सिर्फ जानी पहचानी लड़ाई। ये सही है, उनके व्यक्तित्व में मधुर और कोमल जैसी कोई चीज नहीं है। इसीलिए सिर्फ 2 लोगों के लड़ने के बजाय अब हमारे पास 3 राजकुमारियों की राजकुमारी लड़ाई है। दरअसल शाही परिवार के नाश्ते के लिए ये एक सामान्य बात थी। केवल आप ही हमेशा कोमल और विनम्र हैं। दुर्भाग्य से आप हमेशा कमजोर और लगातार बीमार होती रहती हैं। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मीन की बीमारी खांसी ने सभी राजकुमारियों को रोक दिया। असहमतियों के बावजूद जब भी वे बहस करते हैं तब भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अपने कमरे में वापस जाइए और आराम कीजिए। उस रात राजा ने प्रधानमंत्री से अपनी परेशानी के बारे में बात की। महाराज, मुझे पता है कि यह कठिन निर्णय है, लेकिन आप स्वयं साम्राज्य की इच्छा को तोड़ने के खतरे को समझते हैं क्या? क्या आप मेरे राजा नहीं हैं? मुझे पता है, लेकिन मैं उन बच्चियों की खुशियों का व्यापार कैसे कर सकता हूँ जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उनकी बातचीत को बाहर कर्क ने सुन लिया। अपने पिता को ज्यादा परेशान ना करते हुए उसने अपनी खुशी का त्याग करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे खुश होंगे क्योंकि वो मुसीबत में थी और स्थिति से बच निकली, लेकिन जब उन्होंने कर्क का फैसला सुना तो बहनें बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। अपने दिल की गहराई में वे शोरगुल भरे परिवार के लिए अपनी सबसे बड़ी बहन को खोने के लिए तैयार नहीं थी। सगाई की घोषणा के कुछ ही दिनों के बाद त्रासदी हुई। राजा का आकस्मिक निधन हो गया। देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मिरेकल का कोई राजकुमार नहीं है।
राजा ने उत्तराधिकारी का फैसला नहीं किया है। इस स्थिति में मुझे डर है, परेशानी होने वाली है। मेरे राज्य में पहला जन्मा राजा कौन था? अगर कर के साथ मेरी शादी जल्दी हो जाए तो हमारे प्यारे राजा की आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? नहीं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इसके अलावा आपके रानी बनने के बाद मैं दूल्हा बनने के लिए मेरे घर में रहूंगा और मेरे पिता का पक्ष निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। इस तत्परता पर संदेह है। लियो चुपके से जांच करती है और पाती है कि मेष राशि उतनी अच्छी नहीं है जितना वो दिखती है। देखो, मैंने कैसे दो छोटे खरगोशों को पकड़ा। तुम मेरी बहन को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप क्या कह रही हैं? हम सिर्फ इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम चाहो तो तुम दोनों रह सकते हो, हम सब बात कर लेंगे। आपने सीमा पार कर ली है। अन्य दो राजकुमारियों की मदद से लियो और वर्गो ने अपनी बहन को शादी करने से रोकते हुए मेष राशि की बुराई का पर्दाफाश करने का फैसला किया। शादी से एक दिन पहले नाश्ते का दिन। पिताजी, अगर आप अभी यहाँ होते तो कल मेरी शादी हो जाती। शादी नहीं होगी। चारों राजकुमारियों ने कर्क राशि और मेष राशि के झूठ और बुराइयों के बारे में बात की, साथ ही उन सबूतों के बारे में भी बताया जो उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन अगर ऐसा है तो युद्ध होने वाला है। भले ही आप उससे शादी कर लें, फिर भी युद्ध होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे पिता स्वर्ग में शांति से विश्राम करें? जब पिता जीवित होते हैं तो वे हमेशा चाहते हैं कि हम सब एक हो और खुश रहे। शादी को रद्द कर दिया गया। मेष राशि वाले गुस्से में लौट गए। बदला लेने के लिए उन्होंने एक सेना के नेतृत्व की कसम खाई। ये सिर्फ धमकी नहीं है। साम्राज्य ने बड़े युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। देश को बचाने के लिए अपने जीवन में पहली बार पांचों राजकुमारियां एक हो जाती हैं और अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग करती हैं। कर्क, जो हर चीज में निपुण थी, अब सेना की खाद्य आपूर्ति का ध्यान रखती हैं। लियो के आविष्कारों के लिए लोग बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो सबसे उन्नत हथियार बनाती है जिससे सैनिकों की ताकत बढ़ती है। वेशभूषा में अपने स्वाद के लिए धन्यवाद। कन्या अब एक सिलाई टीम का नेतृत्व करेगी जो दिन रात अथक परिश्रम करती है। बहुत जल्दी मौसम प्रतिरोधी कपड़ों की समस्या हल हो जाएगी। सबसे छोटी राजकुमारी मीन पूरे दिन सिर्फ किताबें पढ़ते हुए कमजोर थी। डरपोक अचानक परिपक्व हो गई थी। जबरदस्त योजनाओं और रणनीति को बड़े विस्तार से वो लिख रही थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसकी बुद्धिमत्ता और जीत की रणनीति की क्षमता पर सिर हिलाया। हालांकि इस तरह के प्रयास हर किसी को समझाने के लिए काफी नहीं है। सैनिकों की सभा के दौरान लोगों ने अपनी शंका और अविश्वास व्यक्त किया। साम्राज्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं। चमत्कार सिर्फ एक छोटा सा देश है। हम कुछ भी कर ले, अंत को नहीं बदला जा सकता। ये सही है। आखिर तुम सब कमजोर और कोमल महिलाएं ही तो हो। उनका रवैया एक बहुत ही निर्णायक कार्यवाही से बदल गया था। आक्रमणकारी आ रहे हैं। पुरुषों या महिलाओं की किसे परवाह है? भविष्य अप्रत्याशित है। अगर हम शुरू करने से पहले आसानी से हार मान लेते हैं तो हम इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय जब इस बार सेना की कमान संभालने वाला जनरल कोई और नहीं बल्कि शाही राजकुमारी स्कॉर्पियो थी, लोग बेहद भावुक थे। उन्होंने सर्वसम्मति से शपथ ली थी। पूरे देश के सहयोग और आम सहमति से इससे पहले भी मिरेकल आर्मी को मात्रा और रणनीतिक युद्ध क्षमता दोनों में ही हीन समझा जाता था और फिर भी वे बड़ी जीत हासिल करना जारी रखते हैं। कदम कदम पर उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। स्कॉर्पियो विजयी होकर भूकंप की तरह महिमा के अभिवादन के तहत महल में लौट आई। राजकुमारियों, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। देश गैर स्वामित्व की स्थिति को लंबा नहीं खींच सकता। शीर्ष स्थान पर सबसे अधिक योग्य कौन होगा? क्या राजकुमारी ने भोजन, हथियार, वस्त्र, रणनीति का ध्यान रखना व लड़ने वाली थी? स्कॉर्पियो को नई रानी होने दे। उसे खतरे का कोई डर नहीं है और वो खुद युद्ध के मैदान में चली गई। नहीं, मीन की महान रणनीति के बिना मैं इसे वापस जीवित नहीं कर पाती। मैं बस वही कहती हूँ जो किताब कहती है। आपने भोजन, हथियार और कपड़ों की देखभाल के लिए दिन रात काम किया है। इसने वास्तव में बहुत योगदान दिया है। आप सही कह रही हैं। ये लोगों को तय करने दीजिए। सभी 5 राजकुमारियों को रानी के रूप में ताज पहनाया गया। इसके अलावा राज्य की शांति किसी के प्रयास के बिना संभव नहीं है। अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा से वे मिलकर देश को समृद्ध और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आइए कल्पना करें कि यदि एक दिन आपने वो जीवन खो दिया जो आपके पास था, तो क्या होगा? मैं हूँ पिताजी। क्या आप अपनी बेटी को नहीं पहचानते? कहानी का अनुसरण करने के लिए वो मेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। रेमी बहुत घमंडी और बिगड़ैल राजकुमारी थी। वो बाकी सभी की परवाह न करते हुए केवल अपनी परवाह करती थी। उसने जो कुछ किया वो इत्र की अनगिनत बोतलें खरीदने पर शाही खजाना बर्बाद करना था। अपनी माँ के बहुत जल्दी चले जाने और राजा के हमेशा व्यस्त रहने के कारण रेमी गुमसुम हो गई। अपनी माँ के खोने के दर्द से उभरने में असमर्थ हो गई। इसके
अलावा उसमें निम्न सामाजिक स्तर के लोगों को हेय दृष्टि से देखने का भयानक गुण था। राजा इस बिगड़ैल बच्चे को लेकर बहुत अधीर हो गया था। वो दोबारा शादी करना चाहता था और रेमी को शिक्षित करने के लिए किसी को रखना चाहता था। क्या आप दोबारा शादी करना चाहते हैं और मेरे जन्मदिन पर आप दुल्हन को महल में ले आएंगे? कृपया इसे समझे रेमी। नहीं, मुझे कोई नई माँ नहीं चाहिए और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने पिता से वापस मिलने के लिए रेमी ने शाही खजाने का आधा हिस्सा 7 दिनों और रातों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन करने के लिए इस्तेमाल किया। खुद को चकित होने की हद तक भोगने के बाद रेमी ने राजा का वापस स्वागत किया और उसकी हालत पहले से बदतर थी। तुम असहनीय हो। काश मेरी कभी कोई बेटी नहीं होती। अप्रत्याशित रूप से उसकी इच्छा पूरी हो गई। पूरा राज्य राजकुमारी रेमी के बारे में भूल गया, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी। रेमी को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया गया। केवल कुछ सामान और उसका कीमती हार, जो उसके माँ द्वारा छोड़ा गया आखिरी एकमात्र विरासत था, वो ले गई। अपनी यात्रा के दौरान उसका सामना एक जादुई अजगर से हुआ। कृतज्ञ अजगर बदले में राजा की इच्छा पूरी करने की इच्छा से चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से है, जल्दी से मेरे लिए श्राप तोड़ो। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर अजगर ने अंततः एक अपवाद बनाया। अभिशाप को केवल तभी तोड़ा जा सकता था जब रेमी को उसके सच्चे प्रशंसक से सच्चे प्यार का सच्चा चुंबन मिला। इसलिए रेमी ने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन अपने अहंकारी रवैये के कारण वो जहाँ भी गई उसे अस्वीकार कर दिया गया। अंततः एक दूर के राज्य में रेमी एक दयालु बूढ़ी महिला से मिलने के लिए भाग्यशाली थी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बुढ़िया ने उसे राजमहल में नौकर के रूप में काम करने की सलाह दी। ये सोचकर कि ये राजकुमार से मिलने का अवसर होगा, रेमी सहमत हो गई। कम से कम सम्मान देने के लिए आपको अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए। मैं तब सम्मान दिखाऊंगी जब वे इसके लायक होंगे। घमंडी राजकुमारी को घोड़ों को सजाकर दंडित किया गया। मैं कुलीन वर्ग से हूँ, मुझे इन गंदे घोड़ों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तुम ठीक तो हो? अरे अगली बार से थोड़ा सतर्क रहना। उसकी कोमल चिंता ने रेमी का दिल धड़का दिया। उसे यकीन नहीं था कि उसे उससे चुंबन मिलेगा। हमें साथ रहना होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे अकेला छोड़ो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अरे तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए, आप हमारे प्रधान को जगा देंगे। जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मुख्य गृहस्वामी प्रकट हुई और निसंदेह रेमी को स्नानघर की सफाई करके दंडित किया गया। अप्रत्याशित रूप से मिलो उसके बचाव में आया और उसे कार्य पूरा करने में मदद की। मैं एक अमीर मालिक हुआ करता था, लेकिन मेरा परिवार दिवालिया हो गया, इसीलिए मैं महल में नौकर बन गया। आप समझते हैं कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? हाँ, आखिरकार आपको इसकी आदत हो ही जाएगी। अगले दिनों में रेमी को एक सच्चे सेवक के रूप में रहना पड़ा। उसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सीखना पड़ा, ऐसा काम जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। जब उसे डांटा गया तो अन्य नौकरों ने न केवल उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे सांत्वना भी दी और उसकी देखभाल भी की। रेमी ने धीरे धीरे कम आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों की भावनाओं को समझा। उसे एहसास हुआ कि वो उन्हें किस तरह हेय दृष्टि से देखती थी। इसके अलावा उसे अपने पिता की याद आती और उसके प्रति अपनी उदासीनता पर उसे पछतावा होता था। रेमी की दोस्ती मिलो से और गहरी हो गई। शायद वो अकेला व्यक्ति था जिसने इस अजीब जगह में उसे समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसी भयानक घटना घटेगी। ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमार को चुनने में मदद करूंगा। मिलो ने रेमी को राजकुमार के शिकार कार्यक्रम की सूचना दी, जिससे उसे जंगल में उससे मिलने का मौका मिला। चालाक राजकुमारी ने राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर तरह की कोशिश की। दोपहर के चाय के दौरान जब भी उसे मौका मिलता, वो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाती। इस दौरान राजकुमार के साथ प्रेमालाप करने की अपनी योजना में खुश होने के बावजूद रेमी राज्य में युवा लड़कियों के गायब होने की खबर से चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी।
उसे डर था कि वो अगला शिकार हो सकती है। एक दिन रेमी ने मीलो से उसे घोड़े की सवारी करना सिखाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि राजकुमार को इसका शौक था। उफ, ये घोड़ा कितना सड़ा हुआ है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वे घोड़े पर सवार होकर एक खूबसूरत और रोमांटिक गहरी घाटी में गए। रेमी ने मिलो को उसकी मृत माँ के बारे में बताया और बताया कि वो कैसे दर्द से उभर नहीं पाई। यदि आपको एक बार दुख हुआ है तो राजा को 10 बार दुख हुआ होगा, इसीलिए आपको उन्हें समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वो नई खुशियाँ पाना चाहते हैं। सचमुच मिलो एक दयालु और समझदार व्यक्ति था। रेमी का दिल उसके लिए धड़कने लगा। लेकिन रेमी को क्या पता था, मिलो के मन में भी उसके लिए भावनाएं विकसित हो रही थी। एक दिन मिलो ने गलती से राजकुमार को एक लड़की को शाही कालकोठरी में ले जाते हुए देख लिया। यहाँ उसे डोमिनिक की खौफनाक साजिश के बारे में पता चला। ये पता चला कि शुरू से ही सब कुछ डोमिनिक की योजना का हिस्सा था। ये पता चला कि डोमिनिक को एक हार के बारे में पता था, जिसमें दुनिया पर शासन करने की शक्ति वाले डार्क बॉल कौवे की आत्माएं थी। केवल वही जिसके पास ये है, वो सच्चे प्रेम के माध्यम से इसकी शक्ति को उजागर कर सकता है। ऐसी अफवाहें थी कि हार किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी का था। डोमिनिक का लक्ष्य अपार शक्ति हासिल करना और दुनिया पर नियंत्रण करना था। उसे युवा लड़कियों की आत्माओं और उस राजकुमारी के प्यार से भरे दिल की जरूरत थी, जिसके पास पौराणिक हार था। जिस लड़की को उसने अपने किया था, वो उस पहेली का आखिरी टुकड़ा थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसके अलावा जब उसने रेमी के गर्दन पर हार देखा तो डोमिनिक को एहसास हुआ कि वो वही राजकुमारी है जिसकी उसे तलाश थी। जब वो प्यार करना सीख गई तो हार की शक्ति सक्रिय हो गई। तब वो उस पर अधिकार कर लेगा और संसार का शासक बन जाएगा। समय आ गया था। दरअसल इस पूरे समय मैंने तुमसे ही प्यार किया। कृपया मुझे तुम्हें चूमने की अनुमति दे। नहीं, उसे मत चूमो। मीलो, तुम्हें क्या हो रहा है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मीलो ने खुद को मुक्त करने और रेमी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मीलो को रेमी के सामने सब कुछ कबूल करना पड़ा। चुप रहो। वो सिर्फ एक ईर्ष्यालु झूठा है, निम्न वर्ग का व्यक्ति। आप जैसी राजकुमारी के योग्य नहीं है। रेमी बेहद आश्चर्यचकित थी। समझ नहीं पा रही थी कि डोमिनिक को कैसे पता चला कि वो एक राजकुमारी है। वो सचमुच खतरनाक और दुष्ट था। मीलो को घायल और कमजोर देखकर, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करना चाहते हुए, रेमी को एहसास हुआ कि उसके जैसी राजकुमारी भी मीलो जैसे किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ सकती है। उसके पास जो हार था वो उसकी माँ की ओर से एक उपहार था और उसकी शक्ति को प्रकट करने का एकमात्र तरीका प्रेम था। प्रेम सभी अंधेरी ताकत को हराने का समाधान है। तुम ही मेरे लिए अयोग्य हो। पागलपन भरी घटनाओं के बाद रेमी ने मीलो के साथ रहने का फैसला किया। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो कभी राजकुमारी बनकर नहीं लौटेगी। अप्रत्याशित रूप से एक जादुई चुंबन ने एक चमत्कारी जादू उत्पन्न कर दिया। श्राप ने सभी को रेमी के बारे में भुला दिया, लेकिन इससे उसकी राजकुमारी का दर्जा नहीं छीना। ये अभिशाप तभी टूट सकता था जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती जिससे वो सच्चा प्यार करती थी, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसलिए जब रेमी मिलो से शादी करने के लिए सहमत हो गई, तो अभिशाप हटा दिया गया। रेमी को एहसास हुआ कि उसे अपने आसपास के लोगों को महत्व देने और एक जिम्मेदार राजकुमारी बनने की जरूरत है।